हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। और हिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम लोग आपका मेसोपोटामिया शहर के विषय में पढ़ा। वहाँ का ट्रेड कैसा था, वहाँ के लेखन की शैली कैसे डेवलप हुई, वो आपका कैसे आपका सरकंडे के माध्यम से आपका यानी कि जो एक प्रकार के बांस जैसा ही होता है लेकिन बांस नहीं है, छोटा फॉर्म होता है, उसके माध्यम से वो आपका लिखते थे और लिखकर कैसे मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर सुखा दिया करते थे ताकि ट्रेड में जो चीजें हुई हैं वो स्थायी रूप से रहे, उसमें कोई हेर फेर ना हो सके। यही कारण है कि बहुत सारे एविडेंस भी हमको वहां से हमने कलेक्ट किए हैं और हमको मिले हैं। इस प्रकार के एविडेंस हमने देखे हैं और लेखन कैली की जो शैली है वो धीरे धीरे इस प्रकार भी आपका विकसित हुई है। क्लियर है? इतना हम लोग देख चुके हैं, इतना इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, इन सभी को हम लोग जान लिया। अब हम लेखन प्रणाली के बारे में पढ़ रहे हैं, किस पैटर्न को स्वरूप फॉलो करते थे, कैसा कुछ पैटर्न था, इस पैटर्न को थोड़ा सा हम देख लें तो शायद हमको बहुत सारी चीजें होती है। तो हम लेखन प्रणाली को देख रहे हैं। जिस ध्वनि के लिए कील अक्षर यानी कि मकीलदार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन और स्वर नहीं था। वो केवल व्यंजन या स्वर नहीं था। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन सिलेबस जैसे पुट, अल, इन। अब जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर में सिलेबस नहीं होते थे, अंग्रेजी में कहा पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लीपक मतलब जो लोग लिखते हैं हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको लीपक कहते हैं। क्लियर है? लीपक को सैकड़ों चिन्ह वहां सीखने पड़ते थे और आपका गीली पट्टी मानो सुखाने से पहले तैयार होता है कि जो आपके लीपक है उनको सैकड़ों क्या करेंगे, चिन्ह सीखने पड़ेंगे। यानी कि आप आज की तारीख में शॉर्ट हैंड को देखते हो, शॉर्ट हैंड चलती जो आपकी कोर्ट में बात चलते हैं, टांकन वाली भी कहते हैं, हम उनको शॉर्ट हैंड कहते हैं। तो शॉर्ट हैंड में आज भी ऐसे चित्रों का प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में कहा तो टक एक लिख देंगे, आज इतनी डेट को टक वो डेट बना देंगे आज की। तो इस प्रकार से लिखते हैं और वहां पट्टी पे लिखने पर सूखने से पहले ही आपका लिखना होता था। अब लिखना कब है, गिल्ली पिट्टी पर। अगर सूख गया फिर कहां लिखा जाएगा। तो लेखन के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, लिखने वाला बड़ा सही होना चाहिए, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार भाषा विशेष की ध्वनि को ही दर्शाने के रूप में प्रस्तुत था और एक महान बौद्धिक उपलब्धि मानी जाती है। अगर तुम हिसाब किताब लिख लेते हो और जैसा लिखा वैसा बोल देते हो, तुम बड़ा इंटेलिजेंट माना जाता था उस जमाने में। कैसा है, बड़ा इंटेलिजेंट माना जाता था कि भाई कुछ तो हो। क्लियर है? अब मेसोपोटामिया की लिटरेसी यानी कि साक्षरता को देखते हैं। क्या लोग बाकी में पढ़े लिखे थे, किस प्रकार पढ़ रहे थे, तो ये सारी चीजों को हमें इसमें देखना। मेसोपोटामिया बहुत कम लोग पढ़े लिख सकते थे। मेसोपोटामिया के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, कुछ लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। न केवल पृथ्वी के चिन्हों की संख्या सैकड़ों थी, बल्कि कहीं अधिक पेचीदा थी। कह रहे बहुत सारे शब्द थे, बहुत सारे चिन्ह थे, सैकड़ों संख्या थी, हम उनको पता नहीं किस तरीके से करते। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तियां, अभिलेख, इनमें तथ्यों का उल्लेख आवश्यक किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकार द्वारा राजा को लिखा गया पत्र पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत की जाती थी। मेरे अमुक, अमुक मतलब होता है कोई व्यक्ति, जैसे मैं आकाश पढ़ाना, आप राजेश, आप ब्रजेश, जो भी नाम हो, आप सीता, गीता, रानी, लक्ष्मी, कुछ भी हो सकता है। तो अमुक का मतलब होता है नाम से। न अमुक यानी कि सेवा का निवेदार, यानी कौन खरीद रहा है, कौन आपका सेवा, उसका नाम होता है। मुझे सौंपने का काम मैंने पूरा कर लिया, जो काम आपने सौंपा है मैंने उसको पूरा कर लिया है। सृष्टि के बारे में लिखे एक लंबे पौराणिक काव्य में अंत में यह देखा गया है। इन काव्य पद्धति को सदा याद रखा जाए और बड़ा बूढ़ा इन लोगों को छोटों को आपके पढ़ा सके और बुद्धिमान और विद्वान पर इनकी चर्चा थी कि बड़े आदमी इस तरीके से यूज करे ताकि आने वाली पीढ़ियां उनको लिखा सके, देख सके। पिता अपने इन महापुत्रों को बार बार दोबारा पढ़ाए, यहाँ तक कि ग्वालों का इन कानों में भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले थे। तो जो ग्वाल है, जो लोग अपनी भेड़ बकरियां चुगा रहे हैं, जानवर चुगा रहे हैं,
वो लोग भी इन पत्तियों को सुन सकते थे ताकि वो उनके कानों में आए, वो चीजों को आपका अगली पीढ़ी में, जनरेशन में वो उनको ट्रांसफर कर सके। देखिए पहली जो वैदिक परंपराओं में जो भी आपकी शिक्षा थी वो मौखिक थी, यानी कि गुरु अपने शिष्य को वो भाषाओं को देता था। क्लियर है? लेखन का प्रयोग भी इसी आर्ट पर डिपेंडेंट। तो क्या था? इसी आर्ट पर डिपेंडेंट। तो आपको क्लियर होना चाहिए किस प्रकार की आर्ट थी और कैसे कैसे आर्ट के रूप में आगे उभरा है। आगे बढ़े। अब लेखन का शैली को थोड़ा सा देखें। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच संबंधों को उरक में एक प्राचीन शासक एनमरकर के बारे में लिखा गया है। सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मोसोपोटामिया का परंपरागत कथाओं के अनुसार उरक एक अत्यधिक सुंदर शहर था जिसमें अक्सर केवल शहर ही कहकर पुकारा जाता था, यानी कि इसको ही सबसे पहले शहर कहा गया। मोसोपोटामिया की जो भी आपकी वहां की लोकल दंतकथी कथाएं हैं उनमें ये है चर्चा। सुमेर के व्यापार की पहली घटना एनमार्कर के साथ जोड़ी गई। एन मकर के साथ जोड़ी गई। महाकाव्यों में कहा गया है कि जिन दिनों व्यापार क्या होता था कोई नहीं जानता। एन मकर अपने शहरों के एक सुदूर मंदिर में सजाने के लिए लाजवाद यानी कि बहुमूल्य रत्न और धातु मंगवाते थे। बहुमूल्य रत्न और धातु मंगवाते थे और इसके लिए उन्हें अपना एक दूत अट्टू के नाम से सुदूर देशों में शासक के पास भेजते थे। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद रातों और रोशनी और उससे सूचित दिशाओं के अनुसार दिन में सूरज के बिताए गए मार्ग पर आगे बढ़ते थे। वह रास्ते पर आने वाले ऊंचे पहाड़ लांघने के लिए कई बार ऊपर चढ़ते थे, उतरते थे, और जब वह पहाड़ पर थे तो पहाड़ तलेटी में रहने वाले मूसा नगर के लोग छोटे चूहों की तरह ही नमस्ते किया करते थे और 5 पर्वतमाला, जिन्हें 6 मालाएं या फिर 7 पर्वत मालाएं पार की थी। तो लोग आपका मूसक की तरह छोटे चूहों की तरह नमस्ते करते थे, इसलिए क्या नाम जो गया उनका? मूसक, मूसा हो गया। दूत अटट्टू के मुखिया की लाजवाद यानी कि चांदी नहीं लगा पा रहा। उसने बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ में लौटना पड़ा। उसके बावजूद वह अट्टू के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसके रुख के राजा की ओर तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में इतना चक्कर लगा लिया कि सही व्यक्त नहीं कर पाया और एनकार संदेशों में घालमेल कर दिया और राजा एन मकर ने अपने हाथों में चिकनी मिट्टी की पट्टी बनाई और उस पर शब्द लिखा। उन दिनों मिट्टी के साथ लिखने का रिवाज नहीं था। तो सबसे पहले एन मकर ने क्या किया है, उसको सबसे पहले ये चीज शुरुआत की थी लिखने की। जब लिखी हुई पट्टी दूत ने अटट्टा के शासकों के हाथ में दी तो उसे उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कील यानी कि आपकी कीलाकार शब्द थे, उससे देखकर यह त्योरी चढ़ाई गई कि पट्टी पर नजर गड़ी रखी। पट्टी का शाब्दिक रूप से यह सत्य नहीं माना जा रहा था कि यह निष्कर्ष निकल जाए कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार की लेखन की व्यवस्था की थी। क्या आप केवल उसी के आधार पर नहीं निकाल सकते? जो उसने पट्टी भेजी थी उसी के हिसाब से ट्रेड हुआ, ऐसा नहीं है। यह काव्य हमें बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठा करने और दूर दूर भेजने का साधन था। साथ ही मेसोपोटामिया की शहर संस्कृति कृतियों में एक झलक भी हमको आपका देखने के लिए मिलती है। तो झलक है वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिलती है। तो अलग अलग कार्य थे, अलग अलग प्रकार से हो रहे थे। आगे बढ़ जाए। अब बात करते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया के शहरीकरण में मंदिर और राजा कैसे वहां मंदिर बने और वहां कैसे राजा आए। इस थोड़ी चीज को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमको बेसिकली जानकारी। 5000 ईसा पूर्व यानी कि ईसवी के जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से 5000 साल पहले की घटना के बारे में
मोसोपोटामिया में बस्ती का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में कुछ बस्ती प्राचीन शहर का रूप ले लिया। कई शहर के थे वे निजी मंदिरों के चारों ओर विकसित हुई। दूसरे व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हुई। शहर शहरी में थे और इसमें पहले दो श्रेणियों में शहर की आपका चर्चा की गई है। दो शहर है। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने मूल स्थान का पता नहीं, वे अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थान या मंदिर को बनाना, उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहले ज्ञात एक छोटा सा मंदिर यानी कि देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। ईंट थी लेकिन वो कैसा थी? कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं में निवास करते थे, जो जैसे उर यानी कि उर मतलब आपका उर में है चंद्रदेव है। इनन्ना यानी कि प्रेम और युद्ध की देवी। इनन्ना यानी कि प्रेम और युद्ध की देवी थी इनन्ना। मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे। समय के साथ साथ बड़े हो गए क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर असाधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी कोई देवता का घर नहीं होता था। मंदिर की भारी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद ही भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। यही मंदिर की विशेषता थी कि साधारण घरों की दीवार ऐसी नहीं होती थी। यानी कि मंदिर की दीवार क्या थी? बाहर की ओर एक्सटेंड थी और यही एक यूनिकनेस थी। पूजा देवता का केंद्र बिंदु होता था। यानी कि जो आपका देवता का केंद्र बिंदु क्या है? उसकी पूजा। लोग देवी देवताओं को अन्न, दही, मछली लाते थे और जमाने के कुछ मंदिरों के फर्श पर मछलियों की हड्डी और जमी हुई परतें मिली लोग लाते थे। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, साक्ष्य, मत्स्य क्षेत्र और स्थानीय लोग पशुधन के स्वामी माने जाते थे। समय पर आने पर उपज उत्पादित बदले में प्रक्रिया, तेल निकासन, अनाज पीसना, काटना, ऊन के कपड़े, बुनाई और यहाँ तक ये सब चीजें की जाती थी। घर परिवार के ऊपर व्यवस्थापिका, व्यापार, नियोजन, पशु, रोटी जैसे शराब, मछली आदि आवंटित की जाती थी और ये सारी चीजें हम इसमें देखते थे। धीरे धीरे क्रियात्मक बढ़ा और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया और अन्य दूसरों ने इस व्यवस्था में ये सब चीजें आपकी विद्वत रही और विद्वान नहीं और ये सारी चीजें चली। ठीक। जमीन में प्राकृतिक उपजन होने के बाद कृषि कई संकटों से घिर गई और फराद नदी ने प्राकृतिक धाराओं में किस वर्ष बहुत ज्यादा पानी बहा, फसलों को डुबा देते थे और कभी कभी धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिसे सूखे रह जाते थे। जैसे पुरातात्विक अभिलेख से पता चलता है कि मोसोपोटामिया इतिहास गांव में समय समय पर पुनः स्थापना की गई और प्राकृतिक वितरण को अलग और कई बार मानव निर्मित समस्या भी खड़ी आ गई थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाके में होते थे वे अपने पास की इन जलधाराओं से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले जाते थे। उन जल धाराओं से धारा के नीचे बसे हुए लोग गांव को पानी नहीं मिल पाता थे। लोग हिस्से की सरणी में गाद नहीं निकालते थे जिससे भाव रुक जाता था। नीचे कतार में पानी नहीं मिलता था, इसलिए मोसोपोटामिया में तत्कालीन देहातों की जमीन और पानी के लिए कई बार आपके झगड़े हुआ करते थे। कैसे थे? इन सब के आपके झगड़े जो हैं वो भी हुआ करते थे। अलग अलग कारण रहे झगड़ों के और ये कैसे आपका मोसोपोटामिया में मंदिर की शुरुआत हुई, आप इसको देख सकते हैं। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती है तो मुखिया लड़ाई जीतते हैं और अपने साथी और अनुयायी को लूट कर माल बांट कर खुश कर देते हैं। हारे हुए समूह में लोग बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं तो वे अपने चौकीदार और नौकर बन जाते हैं। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायी की संख्या बढ़ा लेते हैं। किंतु युद्ध में विजय होने वाले नेता ही स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बनते। आज है कल चले जाते हैं, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया है जब नेता ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई संस्थाएं, पट्टिकाएं स्थापित हो गईं और इसी समय के साथ
विजेता मुखिया की कीमतें भट्टों को देवी देवताओं को अर्पित करना शुरू किया। समुदायों को मंदिर की सुंदरता बढ़ गई। उन्हें लोगों की आकृतियां, पत्थर और धातुओं को लाने के लिए भेजा। देवता और समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए मंदिर में धन संपदा व वितरण में मंदिर में आने जाने की वस्तुओं का हिसाब किताब रखना प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि एनमकर से जुड़ी आपकी यहाँ कविताएं व्यक्त करती हैं कि व्यवस्था ने राजाओं को ऊंचा स्थान दिया और समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। पारिवारिक हितों को सुरक्षित करने के लिए विकास के लिए ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया ने अपने लोगों को अपने पास बसाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सेना इकट्ठी कर सकें। इसके अलावा दूसरे आसपास रहने के लिए स्वयं अधिक सुरक्षित महसूस कर सकें। उरुक, जो उन दिनों में सबसे पुराने नगर में से एक था, वह शस्त्र वीरों और उनकी हालात हुए शत्रु में मिलते हैं और सावधानी पूर्वक पुरातात्विक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास 2000 हेक्टेयर की भूमि का विवाद हुआ और दर्जनों छोटे गांव उजड़ गए और संख्या की आबादी थी और उसका विस्थापित सदियों तक फूलने फलने और ये सारी चीजें इसमें होने लगी। क्लियर है? तो अलग अलग रूप में ये सारी चीजें फैली, फूली और ये बढ़ी। ये पत्थर दिखाई दे रहा है, अच्छा जी, और चारों ओर काफी प्रचीर बना दिया। पुरक नगर मतलब आपने पढ़े हैं, ठीक 4000 ईसा पूर्व के अस्तित्व में आए और इस दौरान उन्होंने 2800 ईसा पूर्व के आसपास में बढ़कर 400 हेक्टेयर तक फैल गए, यानी काफी बड़ा क्षेत्र उन्होंने अस्तित्व में लिया। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ा। कृषि भर पले ही देना पड़ा, पर काम जाने अनिवार्य था। काम पर लिया गया, काम के बदले अनाज दिया गया। सैकड़ों मंदिर राशन की सूचियां काम पर लाने लगे। उन्हें नाम के आगे अनाज और आपका कपड़े, तिल की मात्रा में लिखी गई। क्या सोच सकते हैं? अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा इस पे लिखनी पड़ी। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमी की 5 साल तक की 10 घंटे में काम किया गया। 1500 आदमी ने 5 साल तक 10 घंटे काम किया, तब जाकर एक फाइनली मंदिर बना। सोच को देखिए, आज की तारीख में इतनी तकनीकी है, उस जमाने में सारा काम आपका लेबर करती थी, श्रमिक आधार पर बेसिक चीजें होती थी, उसी के बेसिस पर ही सबको डेवलपमेंट किया गया। आगे देख लें, क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रहना चाहिए कैसा किस प्रकार है। और शासकों के हुक्म ने आम लोगों को पत्थर खोदने, खनिज लेन देन करने, इन सब चीजों के बारे में ये काम करना शुरू कराया था। तो चलिए फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। इस आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।